अब हम स्टार्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की कुछ टर्मिनोलॉजीज कवर करती हूँ, वही सब कुछ जो कि मैंने आपको एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू बताने की कोशिश की है, अब मैं उसको टर्मिनोलॉजीज के थ्रू कवर कर देती हूँ। इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, the researcher deliberately manipulates one of the variables to study the effect of that manipulation of other variable in a controlled setting. The researcher deliberately manipulates one of the variables. मैंने आपको ये कहा था कि रिसर्चर खुद से सेटिंग में कोई चेंज इंट्रोड्यूस करवाएगा, कोई ऐसा वेरिएबल होगा जो कि रिसर्चर के कंट्रोल में होगा, जिसको रिसर्चर चेंज करने की टेंडेंसी रखता होगा। डेलिबरेटली, इंटेंशनली मैनिपुलेट करेगा, चेंज इंट्रोड्यूस करवाएगा। स्ट्रेस अब रिसर्चर ने खुद से इंट्रोड्यूस करवाया था, इसका मतलब है कि जो स्ट्रेस का वेरिएबल था वो रिसर्चर के कंट्रोल में था। ऐसा हर वेरिएबल जो कि एक वेरिएबल ऐसा होगा जो रिसर्चर के कंट्रोल में होगा। तो जो हमारा स्ट्रेस वाला एक्सपेरिमेंट था उसमें स्ट्रेस का वेरिएबल रिसर्चर के कंट्रोल में था। पर्पस क्या है? खुद से डेलिबरेटली चेंज क्रिएट करेगा एक वेरिएबल में, to study the effect of that manipulation of other variable, ताकि जो रिसर्चर ने मैनिपुलेशन की है, चेंज इंट्रोड्यूस करवाया है सेटिंग में, उसका इफेक्ट स्टडी कर सके। इन अ कंट्रोल्ड सिचुएशन, बाकी फैक्टर्स को कंट्रोल कर लिया जाता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, आईक्यू को कंट्रोल कर लिया जाएगा, मोटिवेशन को कंट्रोल कर लिया जाएगा। लैब सेटिंग में अक्सर किया जाता है ताकि आसपास के नॉइस को और बाकी फैक्टर्स को कंट्रोल किया जा सके। पर्पस क्या होता है? पर्पस ये होता है कि अगर मैंने स्ट्रेस को इंट्रोड्यूस करवाया है सेटिंग में और मैं ये देखना चाहती हूँ कि स्ट्रेस, जितने लोग स्ट्रेस्ड हैं क्या वो टास्क परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, ये मैं देखना चाहती हूँ। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एक ऐसी रिसर्च होती है जिसमें रिसर्चर ये चाहता है कि सिर्फ स्ट्रेस का इफेक्ट नजर आए, सिर्फ उस वेरिएबल का इफेक्ट नजर आए जो कि रिसर्चर ने खुद से चेंज करके प्रोड्यूस करवाया है सेटिंग में, बाकी आसपास के फैक्टर्स इफेक्ट ना करें। ऐसा ना हो कि आपके पार्टिसिपेंट्स, एक तो यह है ना कि स्ट्रेस की वजह से टास्क परफॉर्म ना कर सकें, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपका कोई पार्टिसिपेंट इतना डीमोटिवेटेड हो कि वो पजल परफॉर्म ही ना करना चाह रहा, तो आपने उस मोटिवेशन फैक्टर को कंट्रोल करना। आप ऐसे पार्टिसिपेंट्स लोगे, सिलेक्ट ऐसे पार्टिसिपेंट्स करोगे जिनका पजल्स वगैरह में इंटरेस्ट हो। शुरू में ये सारा कुछ एक्सपेरिमेंट डिजाइन करते वक्त प्लानिंग फेज में किया जाता है। तो रिसर्चर डेलिबरेटली मैनिपुलेट्स वन ऑफ द वेरिएबल, एक कोई वेरिएबल उसके हाथ में होगा, उसके कंट्रोल में होगा, जिसको वो खुद से, जिसमें वो चेंज प्रोड्यूस करवाएगा। और जब चेंज प्रोड्यूस हो जाएगा तो वो क्या करना चाहेगा? उसका रिजल्ट देखना चाहेगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखना चाहेगा, उसका इफेक्ट देखना चाहेगा कि उस मैनिपुलेशन का जो चेंज उसने प्रोड्यूस करवाया है उसका इन द एंड रिजल्ट कैसा है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस कैसे हैं, उसका इफेक्ट कैसा है। इस रिसर्च को आप कहेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब मैंने आपसे कहा कि एक वेरिएबल ऐसा होगा जो कि रिसर्चर जो कि कंट्रोल कर सकेगा, जिसको, जो कि रिसर्चर डेलिबरेटली मैनिपुलेट कर सकेगा, जो कि रिसर्चर के हाथ में होगा। तो उस वेरिएबल को आप कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। The variable that is manipulated are controlled by the experimental. ऐसा हर वेरिएबल जो कि रिसर्चर के कंट्रोल में है, जिसको रिसर्चर चेंज जिसमें इंट्रोड्यूस करवा सकता है, वो बेसिकली आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, या आप ये कह लो कॉज है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कॉज भी कहा जाता है। मैंने आपसे कहा था हमेशा कॉज पहले आएगा, इफेक्ट आप बाद में स्टडी करोगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा पहले आएगा और उसके बाद उसका इफेक्ट स्टडी किया जाएगा। मैंने आपको ये कहा था कि हमेशा रिसर्चर सेटिंग में पहले कोई चेंज डेलिबरेटली इंट्रोड्यूस करवाएगा एंड इन द एंड उसका रिजल्ट देखेगा। तो बेसिकली ये वो वेरिएबल है जो कि रिसर्चर के कंट्रोल में है, जिसमें रिसर्चर कोई चेंज प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब ये है कि स्ट्रेस वाले एक्सपेरिमेंट में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था वो स्ट्रेस था, और इफेक्ट किस पे देखा गया था? टास्क परफॉर्मेंस पे देखा गया था इफेक्ट। तो जिस वेरिएबल को बाद में मेजर किया जाएगा, द वेरिएबल दैट इज मेजर्ड बाय द रिसर्चर, जो कि जिसको रिसर्चर बाद में मेजर करेगा चेंज इंट्रोड्यूस करने के बाद,
और जिसमें वो ये एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि जो चेंज उसने इंट्रोड्यूस करवाया है उसकी वजह से कोई ना कोई रिजल्ट सामने आएगा, उस मैनिपुलेशन का, उस चेंज का कोई ना कोई इफेक्ट सामने आएगा, उसको कहा जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ये वो इफेक्ट है, ये वो रिएक्शन है, ये वो कॉन्सिक्वेंस है जो आपके सामने आएगा जब आप चेंज प्रोड्यूस कर लोगे। चेंज इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या कॉज है, इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल को आप इफेक्ट भी कहते हैं। बाद में आने वाली चीज क्या होगी, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जो पहले आएगी वो कॉज है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो वेरिएबल है जिसमें रिसर्चर चेंज प्रोड्यूस करेगा। इफेक्ट जो कि टाइम फ्रेम के लिहाज से बाद में आएगा, कॉन्सिक्वेंस या रिएक्शन है, यानी जब चेंज रिसर्चर इंट्रोड्यूस करवाएगा सेटिंग में तो उसका इफेक्ट क्या होगा। मैंने अभी आपको दो एग्जांपल्स दी। मैंने एक एग्जांपल आपको दी स्ट्रेस एंड टास्क परफॉर्मेंस, तो इस केस में स्ट्रेस इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और टास्क परफॉर्मेंस डिपेंडेंट वेरिएबल होगी, कि जब रिसर्चर ने स्ट्रेस इंट्रोड्यूस करवा दिया सेटिंग में तो क्या लोग पजल को सॉल्व कर पाए, टास्क परफॉर्म कर पाए या नहीं कर पाए। एक सेकेंड एग्जांपल मैंने आपको दी थी इम्पैक्ट ऑफ रूम टेम्परेचर ऑन स्टूडेंट्स कंसंट्रेशन लेवल। तो जो रूम टेम्परेचर होगा उसमें रिसर्चर ने अपनी मर्जी से चेंज इंट्रोड्यूस करवाया था, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और डिपेंडेंट वेरिएबल स्टूडेंट की कंसंट्रेशन होगी कि जब रूम का टेम्परेचर चेंज हो गया, एक रूम का टेम्परेचर आपने मॉडरेट रखा, एक रूम का टेम्परेचर आपने बहुत ज्यादा गर्म कर दिया, तो स्टूडेंट की कंसंट्रेशन लेवल पे उसका इफेक्ट क्या आया, क्या रिजल्ट आपके सामने आया। तो जो स्टूडेंट की कंसंट्रेशन थी वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा या वो इफेक्ट होगा, वो रिएक्शन या कॉन्सिक्वेंस जो कि आपके बाद में सामने आया। ये हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा बाद में मेजर किया जाता है ताकि रिसर्चर उस चेंज को स्टडी कर सके कि क्या जो कि उसने खुद से एक सेटिंग में चेंज प्रोड्यूस किया है उसका इफेक्ट क्या चीज आ रही है, उसका क्या कोई इफेक्ट आ रहा है या इफेक्ट नहीं आ रहा। तो हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पहले आएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल बाद में आएगा। इसमें दोनों चीजें साइड बाय साइड मेजर नहीं की जाती जैसा कि सर्वे में मेजर की जाती है। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, रिसर्चर के कंट्रोल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो खुद से चेंज प्रोड्यूस करेगा। जब वो खुद से चेंज प्रोड्यूस कर लेगा तो लेटर ऑन वो ये देख लेगा इफेक्ट क्या है, क्या कोई चेंजेस नजर आ रहे हैं। जो चेंज जो आप इफेक्ट देखोगे वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन, ये वो चेंज होता है जो कि रिसर्चर सेटिंग में इंट्रोड्यूस करता है। एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन बेसिकली ये जो द चेंज दैट एन एक्सपेरिमेंटल डेलिबरेटली प्रोड्यूसेस इन अ सिचुएशन। चेंज हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल में प्रोड्यूस किया जाता है, इस चीज को याद रखिएगा। मैनिपुलेशन एक्सपेरिमेंटर की तरफ से, एक्सपेरिमेंटर या रिसर्चर जो चेंज प्रोड्यूस करता है उसको एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन कहा जाता है। और ये मैनिपुलेशन या चेंज हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल में प्रोड्यूस किया जाता है। ये लास्ट 3 टर्मिनोलॉजीज थोड़ा सा परफॉर्म करने के लिहाज से या टर्मिनोलॉजीज के लिहाज से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च थोड़ी सी कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स और ट्रिकी है। अच्छा, अब मैंने आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था हमेशा कम से कम 2 ग्रुप्स जरूर होंगे। 2 ग्रुप्स इसलिए लिए जाते हैं ताकि आप आपस में परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सको। मैंने आपको ये कहा था एक ग्रुप हम ऐसा रखेंगे जिसमें हम रूम टेम्परेचर मॉडरेट रखेंगे, जैसा नॉर्मल अच्छा रूम टेम्परेचर होता है गर्मियों में। एक मैंने आपसे कहा था ऐसा रूम टेम्परेचर रखेंगे जो कि बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। फिर मैंने आपको ये कहा था कि एक ग्रुप ऐसा रखेंगे जिसमें हम स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग वीडियो दिखाएंगे, दूसरा ग्रुप ऐसा रखेंगे जिसमें हम नॉर्मल सी वीडियो दिखाएंगे जो कि स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं करेगी। अब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो ग्रुप है जिसमें आप चेंज इंट्रोड्यूस करवाते हो, जिस ग्रुप को आप बहुत ज्यादा गर्म रूम टेम्परेचर में रखोगे वो आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा। जिस ग्रुप को आप स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग वीडियो दिखाओगे वो आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा। बेसिकली जिस ग्रुप में आप चेंज इंट्रोड्यूस करवाओगे
उसको आप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहोगे। कंट्रोल ग्रुप का मकसद सिर्फ एक कंपैरिजन ग्रुप होता है कि आप दो ग्रुप्स की परफॉर्मेंस को आपस में कंपेयर कर सको, क्योंकि जब तक आप दो ग्रुप्स की परफॉर्मेंस को आपस में कंपेयर नहीं करोगे आपको सिचुएशन का आइडिया नहीं होगा। जब तक मैं एक ग्रुप को नॉर्मल टेम्परेचर में नहीं रखूंगी, मॉडरेट अच्छे टेम्परेचर में नहीं रखूंगी, मुझे ये पता नहीं चलेगा कि वो लोग जो बहुत ज्यादा गर्म रूम टेम्परेचर में हैं उनकी कंसंट्रेशन लेवल का क्या वाकई ही कोई डिफरेंस है नॉर्मल रूम टेम्परेचर से। तो कंट्रोल ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है जिसे आप नॉर्मल सी कोई कंडीशन देते हो। नॉर्मल कंडीशन जैसे मैंने आपको कहा नॉर्मल और मॉडरेट रूम टेम्परेचर, या ऐसा ग्रुप जिसमें आप स्ट्रेस इंट्रोड्यूस नहीं करवा रहे, जिसे आप नॉन स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग वीडियो दिखा रहे। तो हमेशा दो ग्रुप्स लोगे, एक ग्रुप में आप सिचुएशन को इंट्रोड्यूस करवाओगे, दूसरे ग्रुप में आप नॉर्मल टेम्परेचर दोगे। जैसा कि मैं आपसे कहती हूँ कि आप ये देखना चाहते हो, एक और एग्जांपल इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। एक अगेन बहुत ज्यादा टेक्निकल एग्जांपल अभी खुद नहीं रख रही, साइकोलॉजिकल रिसर्च की एग्जांपल्स पे इसलिए नहीं जा रही कि फिलहाल अंडरस्टैंडिंग मुश्किल होगी उनकी, डेली लाइफ के एग्जांपल्स दे रही हूँ। आप ये कहते हो आप कैफीन का इफेक्ट स्टडी करना चाहते हो कि कैफीन, आप चाय कॉफी में भी कैफीन होती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ये रिपोर्ट करते हैं कि कैफीन इनटेक से या चाय या कॉफी जब वो पीते हैं तो उससे ज्यादा फ्रेश हो जाते हैं, ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। आप ये देखना चाहते हो कि क्या कैफीन इनटेक से एक पर्सन की अलर्टनेस पे कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। ज्यादातर लोग ये रिपोर्ट करते हैं कि जब वो चाय या कॉफी पीते हैं वो ज्यादा अलर्ट फील करते हैं। तो मैं जो दो ग्रुप्स बनाऊंगी इस केस में, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो लोग होंगे जिन्हें मैं कैफीन इनटेक करवाऊंगी। फॉर एग्जांपल मैं उन्हें कहती हूँ कि जितने भी लोग उस रूम में हैं, फॉर एग्जांपल 10 पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं हर किसी को 3 कप्स दे देती हूँ कॉफी के पीने के लिए। और कंट्रोल ग्रुप कैसा होगा जिसमें मैं कोई कैफीन इनटेक नहीं करवाऊंगी, मैं उन्हें सिंपल पानी की बोतल दे देती हूँ जिसमें कैफीन नहीं है, जस्ट रिलैक्स करने के लिए पानी की बोतल दे देती हूँ। आप कोई ऐसी चीज देते हैं जिसमें कैफीन नहीं होगा, और इन द एंड दोनों ग्रुप्स की परफॉर्मेंस आपस में आप कंपेयर कर लोगे। अगर आपका हाइपोथेसिस ये है कि कैफीन लेने वाले लोग ज्यादा अलर्ट होंगे, तो आप ये देखोगे कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसके पार्टिसिपेंट्स ने कैफीन यूज की है वो आपको ज्यादा अलर्ट नजर आएंगे। आप जब उनसे टास्क करवाओगे वो ज्यादा आपको शार्प और एक्टिव नजर आएंगे, वो क्विकली टास्क परफॉर्म करेंगे। जिन लोगों ने कैफीन नहीं ली उनमें आपको अलर्टनेस नजर नहीं आएगी। एक लास्ट कॉन्सेप्ट होता है रैंडम असाइनमेंट। ये नहीं करना कि ऑलरेडी जो बहुत ज्यादा अलर्ट और जागे हुए स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें किसी एक ग्रुप में रख दिया जाए। आपने देखा होगा जैसे इस मीटिंग में भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि यूजुअली क्वेश्चन करते हैं, कुछ आपके बिल्कुल ही साइलेंट स्टूडेंट्स हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि साइलेंट स्टूडेंट एक्टिव नहीं है या अलर्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अब आप ये देखो, ऐसा नहीं करना कि सारे अलर्ट स्टूडेंट्स जो हमेशा क्लास में जगे हुए, एक्टिव, रिस्पॉन्ड करते हुए, टॉकेटिव या क्वेश्चन करते हुए नजर आते हैं उन्हें आप एक ग्रुप में रख दो। जो सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें आपको लगता है कि साइलेंट हैं, उतने अलर्ट नहीं होते कंपैरेटिवली जितना कि बाकी स्टूडेंट्स, उन्हें आप एक ग्रुप में रख लो। अगर आप अपनी मर्जी से स्टूडेंट्स को पिक करके डालोगे दो ग्रुप्स में तो रिजल्ट इफेक्ट हो जाएंगे। आपने रेंडमली डालना है। रेंडमली कैसे? कि कोई भी पार्टिसिपेंट, कोई भी स्टूडेंट किसी भी ग्रुप का पार्ट हो सकता है। जैसा कि मैं आपकी अटेंडेंस शीट पकड़ लेती हूँ, मैं कहती हूँ स्टूडेंट ए एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में चला जाए, स्टूडेंट बी कंट्रोल ग्रुप में चला जाए, स्टूडेंट सी यानी रोल नंबर 3 दोबारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, रोल नंबर 4 कंट्रोल ग्रुप। रेंडमली यानी कोई भी पार्टिसिपेंट किसी भी ग्रुप में जा सकता है। आप रिसर्चर अपनी मर्जी से उसे एक्सपेरिमेंटल या कंट्रोल ग्रुप में नहीं भेज रहा। जब आप ये कहते हो कि रैंडम असाइनमेंट हुई है, कोई भी पार्टिसिपेंट कि हर पार्टिसिपेंट के पास चांस है कि वो किसी भी ग्रुप का पार्ट बन सकता है, तो आधी चीजें वैसे ही कंट्रोल हो जाएंगी। आप ये देखो उसमें रैंडम असाइनमेंट के पीछे लॉजिक ये है कि आप ये कहते हो कि कुछ अलर्ट स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में चले जाएंगे, कुछ एक्टिव और अलर्ट स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली कंट्रोल ग्रुप में चले जाएंगे। तो कम से कम ऐसा नहीं होगा कि एक ग्रुप ऐसे स्टूडेंट्स
पे मुश्तमिल होगा जो बिल्कुल ही डल है, और एक ग्रुप ऐसे स्टूडेंट्स का होगा जो बहुत ज्यादा अलर्ट है। रैंडम असाइनमेंट से पार्टिसिपेंट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे दोनों ग्रुप्स में, और बहुत हद तक चीजें कंट्रोल हो जाएंगी। हर ग्रुप में कुछ ऐसे लोग चले जाएंगे जो टॉकेटिव हैं, हर ग्रुप में कुछ ऐसे लोग आ जाएंगे जो थोड़े म्यूट हैं या साइलेंट हैं, हर ग्रुप में कुछ ऐसे लोग चले जाएंगे जो ज्यादा शार्प है, ज्यादा इंटेलिजेंट है, हर ग्रुप में ऐसे लोग भी होंगे जो कंपैरेटिवली एवरेज इंटेलिजेंस के साथ हैं। तो रैंडम असाइनमेंट से जो बाकी सारे फैक्टर्स हैं वो कुछ हद तक कंट्रोल हो जाएंगे। हमेशा दो ग्रुप्स होंगे, एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप, ताकि परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जा सके। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप उस चेंज को एक्सपीरियंस करेगा जो कि रिसर्चर इंट्रोड्यूस करवाएगा। कंट्रोल ग्रुप में आप सिचुएशन मॉडरेट और नॉर्मल रखोगे ताकि इन द एंड आप परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सको। हमेशा दो तरह के वेरिएबल्स होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉज होगा जो कि पहले आएगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होगा जिसको रिसर्चर जिसमें चेंज प्रोड्यूस करेगा। अब चेंज सेटिंग में इंट्रोड्यूस होगा और लेटर ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर किया जाएगा। डिपेंडेंट वेरिएबल इफेक्ट होता है जो कि हमेशा कॉज के बाद में आता है, ये देखने के लिए कि रिसर्चर ने जो चेंज इंट्रोड्यूस करवाया है क्या उसका कोई कॉन्सिक्वेंस या इफेक्ट है या नहीं। यहाँ पे आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का जो टॉपिक है वो एंड हो जाता है, और अब आप मुझे इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं।